नमस्कार, बायजूस आईएएस के हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर यानी रविवार के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा से सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के घटक हैं? बारानी क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी पर उपमिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन या ग्रीन इंडिया मिशन। तो यह पांचों में से यह महत्वपूर्ण शुरू के ये चार घटक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो उत्तर सी होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पीआईबी में आया हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वर्चुअली अटेंड द मीटिंग ऑफ G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात की जा रही है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है क्या, तो जिसे NMSA कहा जाता है। तो यह कृषि की उत्पादन क्षमता या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से एकीकृत यानी खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में इसे तैयार किया गया है। यानी इस मिशन का यही महत्व है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो कह सकते हैं कि कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ बनाना, लाभकारी, जलवायु अनुकूल बनाना, समुचित मृदा और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रति बूंद अधिक फसल। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जल का अपव्यय ना हो सके, प्रति बूंद अधिक फसल हासिल करने के लिए व्याप्त बढ़ाने हेतु कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग आवश्यक है। इसी तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, एकीकृत पनधारा कार्यक्रम, RKVY इत्यादि जैसे अन्य स्कीम मशीनों से संसाधनों को लेकर NICRA के माध्यम से वर्षा सिंचित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाते हुए वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता सुधारने हेतु चयनित ब्लॉकों में प्रायोगिक मॉडल और NAPCC के तत्वाधान में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रभावी अंतर और आंतरिक विभागीय मंत्रालय समन्वय स्थापित करना है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है। इसके घटक देख रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, बारानी क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी पर उपमिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, यह सब इसके अंतर्गत यह प्रमुख घटक हैं। तो इसके जो कार्य क्षेत्र हैं, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकियां, उत्पाद और व्यवहार, बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण। इस मिशन के कार्यात्मक क्षेत्रों के आधार पर यह 10 आयामों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें उपयुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए बीज और जल छिड़काव, कीट पोषक तत्व, कृषि पद्धतियां, ऋण बीमा, बाजार सूचना और आजीविका विविधीकरण शामिल है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जोखिम प्रबंधन, जानकारी हासिल करना और जैव प्रौद्योगिकियों का मिशन उपयोग के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं। तो इस तरह से सतत कृषि जो यह मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहला है कि प्रस्तावित प्रावधान और रणनीतियां अत्यधिक व्यापक हैं, जो केवल बड़े किसानों को लक्षित करती हैं। और यानी इसका मतलब है कि छोटे किसान क्या हो रहा है, इसमें कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन की समझ पर आधारित है। लेकिन मिशन की प्रस्तावित रणनीतियों ने पानी को महत्व दिया और बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की अनदेखी की गई है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों का कोई प्रावधान नहीं है इस मिशन में। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। लाला लाजपत राय, जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान है, तो इसमें संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? यानी इसमें कथन में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें तो यहां पर पहला कथन है कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। यह कथन गलत नहीं है, यह एकदम सत्य है। उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, यह भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। और उन्होंने यंग इंडिया पुस्तक, अनहैप्पी इंडिया, यह भी थी। तो यह तीनों कथन कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अतः उत्तर
डी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूज में लाला लाजपत राय को यहां पर देख रहे हैं ना, अंडरलाइन किया जा रहा है जो, तो उसी वजह से यहां पर हमने लाला लाजपत राय से संबंधित प्रश्न को लिया है। तो लाला लाजपत राय के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, वह पंजाब के मोगा जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे और पेशे से वह वकील थे। पंजाब केसरी भी उन्हें कहा जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए और इन्होंने इनका जो है लाल बाल पाल, ये महत्वपूर्ण है, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर चरमपंथी नेताओं की बाल पाल लाल यानी तिकड़ी बनाई और वह हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हो गए। पंजाब में कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया और उन्होंने राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें 1907 में बिना मुकदमे के ही बर्मा भेज दिया गया और मांडले, और लेकिन सबूतों के अभाव में कुछ महीने के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। वे बंगाल विभाजन के भी विरोधी थे। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन प्राप्त किया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। उन्होंने रोलेट एक्ट और उसके बाद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी विरोध किया। वह आर्य राजपत्र के संपादक भी थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना भी की थी। 1926 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा का उप नेता चुना गया था और वह साइमन कमीशन, उस समय साइमन कमीशन आया था 1927 में, जबकि उसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, तो इसका विरोध किया जा रहा था। तो साइमन गो बैक का नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, उसी में इनको लाठी लग गई जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से उनकी मृत्यु, उन्होंने जब लाठी लगी तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजों के ताबूत की कील सिद्ध होंगी। अब बढ़ते हैं समाचारों में देखे गए मैक, एरिस और होमिया, यह क्या हैं? विशालकाय ब्लैक होल हैं या बौने ग्रह हैं? तो याद रखिएगा यह डॉर्फ प्लैनेट हैं, इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं, सेरेस, प्लूटो, मैक, एरिस और हमेया, जिसे होमिया भी कहते हैं। तो इस तरह से इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यह जो सबसे बड़ा है एरिस है और बौना ग्रह दूसरे नंबर पर प्लूटो आता है और यह आया हुआ है खबर इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसमें उन्होंने प्लैनेट 9 की भी चर्चा की है। तो उन्होंने यह बताया कि 5 बौने ग्रह हैं जिसमें सीरियस, प्लूटो, आइरिस, मैक एंड हमेया है। तो उसी से संबंधित इसको प्रश्न को लिया गया है। अब आते हैं पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी है, यह एकदम सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पोषण अभियान के तहत स्थापित राष्ट्रीय पोषण परिषद के अध्यक्ष हैं, यह भी कथन एकदम सत्य है। इसमें यह 14 वर्ष नहीं होगा। तो इसमें जो प्रश्न की मांग है कि कौन सा गलत है, तो गलत केवल 3 है, तो अतः आंसर सी होगा। यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है, उसी से इस प्रश्न को लिया गया है। तो पोषण अभियान 2018 को सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य यही है कि स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया के शिकार कम वजन वाले यानी 2%, 2 और 3 तथा 2% प्रतिवर्ष कम करना है। तो इसमें आयु देख रहे हैं ना, 0 से 6 वर्ष, वहां 14 वर्ष दिया था। तो इस पोषण अभियान मिशन के हिस्से के तौर पर हर साल पोषण माह की एक थीम चुनी जाती है, यानी पोषण माह मनाने के लिए एक अनूठी टीम चुनी जाती है। और इस साल जब भारत तेजी से और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो समग्र पोषण में सुधार की दिशा में एक केंद्रित और समेकित दृष्टिकोण के लिए पूरे महीने को साप्ताहिक थीमों में बांटा है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 साप्ताहिक थीम्स के साथ पूरी महीने में गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। यानी पहली थीम वृक्षारोपण गतिविधि, जिसे पोषण वाटिका के रूप में है, 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। दूसरी थीम पोषण के लिए योग और आयुष है, इसे 8 से 15 सितंबर तक मनाया गया। और तीसरी थीम
ज्यादा बोझ वाले जिलों के आंगनवाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट के वितरण के रूप में तय किया गया। तो यह चल रहा है, यह 16 से 23 सितंबर तक चलेगा। और चौथी जो अंतिम थीम है वह है गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण है। तो यह 24 से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा यह अभियान। तो इस तरह से भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद, इसके तहत यह देख रहे हैं एनसीएन का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। यह देश में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए नीति निर्देश प्रदान करता है। यह पोषण पर राष्ट्रीय स्तर का समन्वय और अभिसरण कह सकते हैं, यह निकाय भी है। तो इस तरह से तो यहाँ पर इस पॉइंट को दिया गया है जो खबरों में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्ष प्रश्न, जो पिछले वर्ष 2020 में आया हुआ प्रश्न है। भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में फैला हुआ है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होगा? राजस्थान में है। तो यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है, यह कथन सत्य है। पार्क के अंदर कोई मानव बस्ती नहीं है, यह कथन असत्य हो जाता है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, यह भी सही है। अतः 1 और 3 सही होगा, तो आंसर सी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में हमने सारे बिंदु दिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और यह सब यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ वनस्पतियाँ जैसे हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, सीवन, रोहिरा, ढोंक, रोंज, खेजड़ी, ताड़ के पेड़, बेर, खैर आदि यहाँ पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे बैड बैंक की। तो बैड बैंक होता क्या है? द हिंदू में आया हुआ है आज, व्हाट इज द नीड फॉर ए बैड बैंक। बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका काम बैंकों के फंसे हुए कर्जों यानी एनपीओ को टेक ओवर करना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे एनपीए कहते हैं, कि पुनर्प्राप्ति के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को वापस करने के लिए 30,000, ध्यान रखेंगे 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी की मंजूरी दी है। और NARCL एक नई बैड बैंक संरचना का हिस्सा है जिसकी घोषणा इस बार के बजट में की गई थी। तो नई बैड बैंक संरचना में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अत्यधिक एनपीए के समाधान के लिए भारत सरकार ने बैंकों से स्ट्रेस्ड एसेट्स हासिल करने के लिए और फिर उन्हें बाजार में बेचने हेतु 2 नई संस्थाओं की स्थापना की है। और NARCL की स्थापना के लिए इसी महीने इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को एक आवेदन देकर 6,000 करोड़ रुपए के NARCL की स्थापना की मांग की थी। और यह मुंबई में जुलाई में ही रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कराकर NARCL का गठन कर दिया गया। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का फंड जुटा लिया है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस के लाइसेंस के लिए आरबीआई में अप्लाई भी किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका काम ही है कि बैंकों के फंसे हुए कर्जों यानी एनपीए को टेक ओवर करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रभाव की, बैड बैंक के प्रभाव की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वाणिज्य बैंकों का जो दृष्टिकोण है तो उच्च एनपीए के स्तर के कारण परेशान हैं। तो बैड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी परिसंपत्तियों से छुटकारा पा लेगा जो कि एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे। सरकार और करदाता परिप्रेक्ष्य संबंध में तो इस तरह से डूबे हुए ऋण से ग्रसित पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसे करदाताओं की जेब से आ रहा हो, जबकि पुनर्पूंजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्रायः सुधार के रूप में नामित किया जाता है और वे एक अच्छे रूप में बैड अनुदान सहायता है। तो यह जो है आज का यह फैक्ट ऑफ द डे था। इस तरह से आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।